अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूँ। शाम के जनूबी शहर सवेदा में कई दिनों तक चलने वाली झड़पों, सैकड़ों हलाकतों और फिर इसराइल की जानिब से शामी दारुल हुकूमत दमिश्क समेत सवेदा में हमलों के बाद अब फ़िलहाल कशीदगी कम हो गई है और मशरिक़ वस्ता में अब ये एक आम बात हो गई है कि पहले इसराइल कोई भी वजह बताकर किसी मुल्क पर हमले शुरू कर देता है, फिर जब वो अपने मुमकिन मकासद हासिल कर लेता है तो फिर अमरीका इस मामले को ख़त्म करवाने का ऐलान कर देता है। इसी तरह शाम में होने वाली हालिया इसराइली बमबारी के बाद कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि शाम में लोगों की तारीख़ी दुश्मनियाँ हैं और इसी वजह से एक अफसोसनाक सूरत हाल और गलत फहमी ने जन्म लिया और अब हम हकीकी कशीदगी के खात्मे की जानिब बढ़ रहे हैं। अगले चंद घंटों में उम्मीद है कि इस कशीदगी को ख़त्म करने की जानिब अमली पेशरफ्त होगी। Yeah, it's complicated. Obviously, these are historic, long-time rivalries between different groups in the west of Syria, Bedouins, the Druze community, and it led to an unfortunate situation and a misunderstanding, it looks like, between the Israeli side and the Syrian side. So we've been engaged with them all morning long and all night long with both sides, and we think we're on our way towards a real de-escalation and then hopefully get back on track in helping Syria build a country and arriving at a situation there in the Middle East is far more stable. So in the next few hours we hope to see some real progress to end what you've been seeing over the last couple hours. और फिर इसके बाद शाम के जनूबी शहर सवेदा में कई रोज़ से जारी झड़पें ख़त्म हो गई और शामी हुकूमत और दुरूज़ कम्युनिटी की जानिब से जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद इसराइली बमबारी के बाद अपनी कौम से पहली बार खिताब करते हुए शाम के अबूरी सदर अहमद अश-शरा ने इसराइल पर शाम में अफरा तफरी को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया और मज़ीद कहा कि सवेदा में शामी फ़ौज और दुरूज़ जंगजुओं के दरमियान झड़पों के बाद दुरूज़ शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इसराइली रियासत जो हमेशा हमारे इस्तेहकाम को निशाना बनाती रही है और साबिक़ा हुकूमत के खात्मे के बाद से मुसलसल हमारे दरमियान फितना पैदा करने की कोशिश करती रही है, आज एक बार फिर हमारी पाक सरजमीन को ऐसी ना ख़त्म होने वाली अफरा तफरी का मैदान बनाने की कोशिश कर रही है जिसके ज़रिए वो हमारे अवाम की वहदत को पारा पारा कर दे और हमारी असर नौ तामीर और तरक्की की राह में रुकावट बने। ये रियासत हर मुमकिन तरीक़ा इख्तियार कर रही है कि हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात और झगड़े पैदा किए जाएँ, मगर वो इस हकीकत से गाफिल है कि शामी अवाम ने अपनी तवील तारीख में हमेशा तकसीम और अलहदगी को रद्द किया है। मैं ख़ास तौर पर अपने दुरूज़ भाइयों से मुखातिब हूँ जो इस वतन के अहम हिस्सेदार हैं। शाम कभी भी तकसीम नहीं होगा और अपने लोगों के दरमियान फितने की ज़मीन नहीं बनेगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके हुकूक और आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है और हम दुश्मन को हरगिज़ ये मौका नहीं देंगे कि वो हमारे अवाम को ऐसी जंग में धकेल दे जिसे वो हमारी सरजमीन पर भड़काना चाहता है। एक ऐसी जंग जिसका कोई मकसद नहीं सिवाय इसके कि हमारे वतन को तोड़ा जाए और हमारी कौमी कोशिशों को अफरा तफरी और तबाही की तरफ ले जाया जाए। जबकि इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस हवाले से जारी अपने एक बयान में कहा है कि हमने एक वाज़ेह पॉलिसी वज़ा की है जिसका पहला असूल यह है कि दमिश्क के जनूब से लेकर गोलान की पहाड़ियों और जबल दुरूज़ तक का इलाका गैर फ़ौजी होना चाहिए। दूसरा असूल यह है कि हमारे भाइयों के भाई यानी दुरूज़ कम्युनिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नेतन्याहू ने शाम में अहमद अश-शरा की जानिब से ऐलान करदा जंगबंदी के हवाले से दावा किया कि उन्होंने ये जंगबंदी ताकत के ज़रिए ज़बरदस्ती करवाई है। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि उन्होंने शाम में कार्रवाई की और जहाँ ज़रूरी होगा वो आइंदा भी कार्रवाई करते रहेंगे। इस सारी सूरत हाल पर आज तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोआन और शाम के अबूरी सदर अहमद अश-शरा के दरमियान एक टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ जिसमें तुर्क सदर ने अहमद अश-शरा को यकीन दिलाया कि इसराइली हमले नाकाबिल कबूल हैं और ये पूरे खत्ते के लिए ख़तरा बन चुके हैं। ऐसे में जंग बंदी के बाद अब शाम में क्या हालात हैं, इस हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा है कि अहमद अश-शरा का बयान उस वक्त सामने आया जब शामी हुकूमत और दुरूज़ रहनुमा शेख यूसुफ जरबो ने सवेदा में एक नए जंग बंदी मुआहदे का ऐलान कर दिया और कहा कि शामी फ़ौज ने वहाँ से इनखला शुरू कर दिया है और रात के वक्त दर्जनों शामी फ़ौजी गाड़ियों को शहर से निकलते हुए भी देखा गया। अल जज़ीरा की रिपोर्टर जीना खज़र ने सवेदा से रिपोर्ट करते हुए बताया कि जुमेरात की सुबह शहर में कशीदगी भरा सुकून छाया हुआ था और ये सुकून बरकरार रहेगा या नहीं ये वक्त ही बताएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि दुरूज़ कम्युनिटी नए शामी हुकाम के हवाले से तकसीम का शिकार है जो दिसंबर 2024 में सदर बशार अल असद के इक़्तिदार से हटने के बाद हुकूमत में आए हैं। जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ करने वाले दुरूज़ रहनुमा शेख यूसुफ जरबो ने शाम पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि शामी रियासत पर हर हमला दुरूज़ बरादरी पर हमला है, लेकिन सवेदा शहर के एक और बाअसर दुरूज़ रहनुमा शेख हिकमत अल हाजरी ने जंग बंदी को मुस्तरद कर दिया और वादा किया कि वो उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक सवेदा मुकम्मल तौर पर आज़ाद ना हो जाए। शाम में जंग बंदी होने के बावजूद सूरत हाल इस वक्त काफ़ी नाजुक है क्योंकि इससे पहले भी मई में इसी तरह की झड़पों के बाद जंग बंदी हो गई थी। ऐसे में हालिया झड़पें क्यों शुरू हुई और इसराइल क्यों इस जंग में शामिल हुआ,
इस पर अल जज़ीरा ने लिखा है कि शाम में हालिया झड़पों का आगाज़ जनूबी सूबे सोएदा में दुरूज़ मुसल्ला गिरोहों और मकामी सुन्नी बदू कबाइल के दरमियान अगवा और हमलों के तबादले से हुआ। फिर जब शामी हुकूमत ने अमन कायम करने के लिए मदाखलत की तो उन दुरूज़ जंगजुओं के साथ झड़पें हुई और मकामी मुबस्सरीन और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक शामी फ़ौजियों ने इस दौरान ताकत का गलत इस्तेमाल किया और शामी हुकूमत ने खुद भी सिक्योरिटी फोर्सेस के इक़दामात को गैर कानूनी करार देते हुए तस्लीम किया है, जिसकी वजह से इसराइल को शाम पर बमबारी करने का बहाना मिल गया, जो कि पहले से ही गोलान की पहाड़ियों में शामी सरजमीन पर फ़ौजी अड्डे कायम कर रहा है, जो कि एक गैर फ़ौजी इलाका है। इसी रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि मकामी ज़राए के मुताबिक जनूबी शाम में होने वाली इन पुरतशद्दुद झड़पों में कम अज़ कम 169 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि बरतानिया में कायम जंग पर नज़र रखने वाले इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हलाकतों की तादाद 360 से ज़्यादा है। इससे पहले अप्रैल और मई में भी शाम की हुकूमती फोर्सेज और मुसल्ला दुरूज़ गिरोहों के दरमियान लड़ाई हुई थी, जिसमें दर्जनों अफराद मारे गए। इसके बाद भी मकामी रहनुमाओं और मजहबी शख्सियात ने एक मुआहिदा किया ताकि कशीदगी को कम किया जा सके और दुरूज़ जंगजुओं को नए शामी इंतज़ामिया में बेहतर तरीके से शामिल किया जा सके। वाज़ेह रहे कि शाम में खाना जंगी के दौरान दुरूज़ कम्यूनिटी ने अपनी अलहदा मिलिशियाज कायम कर ली थी और सदर बशार अल असद के इक़्तिदार से हटने के बाद दुरूज़ ग्रुप्स सोएदा और इसके आसपास के इलाकों में एक हद तक खुद मुख्तारी के साथ काम कर रहे हैं, जबकि इसराइल शाम के जनूब में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वो इस साल कई बार शाम पर बमबारी कर चुका है। सोएदा की लड़ाई के दौरान इसराइल ने शामी फ़ौज से मुतालबा किया कि वो जनूबी शाम से अपनी फ़ौजें वापस बुलाए ताकि वहाँ गैर फ़ौजी इलाका कायम किया जा सके और साथ ही इसराइली ज़मीनी फ़ौजें गोलान की पहाड़ियों में मज़ीद अंदर तक बढ़ रही हैं। दुरूज़ कौन है और इसराइल क्यों उन्हें इतनी अहमियत दे रहा है, इस हवाले से BBC ने लिखा है कि दुरूज़ अरबी बोलने वाली एक मजहबी और नस्ली अक़लियत है जो शाम, लबनान और इसराइल और मकबूजा गोलान की पहाड़ियों में आबाद है। दुरूज़ मज़हब एक अलग अक़ीदा है जिसकी अपनी इनफरादी शनाख्त और तालीमात हैं। दुनिया भर में दुरूज़ कम्यूनिटी की आबादी तकरीबन 10 लाख है, जिसमें से निस्फ शाम में रहती है, जहाँ वो कुल आबादी का तकरीबन 3% है। इसराइल में दुरूज़ कम्यूनिटी को अमूमी तौर पर इसराइली रियासत का वफ़ादार तस्वुर किया जाता है, क्योंकि वो इसराइली फ़ौज में खिदमत भी अंजाम देते हैं। इसराइली मरकज़ी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक इसराइल और मकबूजा गोलान की पहाड़ियों में तकरीबन 1,52,000 दुरूज़ अफराद रहते हैं, जबकि शाम के सियासी निज़ाम में दुरूज़ कम्यूनिटी तारीख़ी तौर पर एक नाजुक मकाम पर रही है और शाम की तकरीबन 14 साला खाना जंगी के दौरान दुरूज़ कम्यूनिटी ने जनूबी शाम में अपनी खुद मुख्तार मिलिशियास कायम कर रखी थी। दिसंबर 2024 में बशार अल असद के इक़्तिदार से हटने के बाद दुरूज़ कम्यूनिटी ने जनूबी शाम पर रियासती कंट्रोल मुसल्लत करने की कोशिशों की मज़ाहमत की। अगरचे शाम में दुरूज़ अफराद नए शामी हुकाम के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, कुछ मोहतात हैं तो कुछ उनकी मुकम्मल मुखालफत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अफराद सोएदा में शामी सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी के ख़िलाफ़ ही हैं और शामी फ़ौज में शमूलियत से इनकार करते हुए अपने मकामी मिलिशियास पर इन्हिसार करते हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि बशार अल असद के अचानक इक़्तिदार से हटने के बाद इसराइल ने शाम की सरहद के करीब दुरूज़ बरादरी से राब्ते बढ़ाना शुरू कर दिए ताकि शाम की अक़लियतों के साथ इत्तेहाद कायम किया जा सके। इसराइल ने ख़ुद को इस खत्ते में अक़लियतों का महाफ़िज़ ज़ाहिर करना शुरू कर दिया है, हालांकि वो शाम में फ़ौजी ठिकानों और सरकारी अफवाज पर हमले भी कर रहा है। मई में फ़िरका वाराना झड़पों के दौरान इसराइल ने दमिश्क में सदारती महल के करीब फ़ज़ाई हमले किए थे और उस वक्त भी इसराइल ने कहा था कि ये दुरूज़ कम्यूनिटी पर हमलों के ख़िलाफ़ एक वार्निंग है। तहम शाम और लबनान में बाज़ दुरूज़ रहनुमाओं ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो खत्ते में अपने तौसी पसंदाना अज़ाइम को पूरा करने के लिए फ़िरका वाराना तकसीम को हवा दे रहा है। दूसरी जानिब गाज़ा में भी इसराइली हमले बिला तातुल जारी हैं और आज सुबह से होने वाले इसराइली हमलों में अब तक कम से कम 29 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि आज इसराइली फोर्सेस ने गाज़ा के वाहिद कैथोलिक चर्च को भी निशाना बनाया, जिस पर सख्त आलमी रद्दअमल सामने आने के बाद इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने माफ़ी भी मांगी। दी गार्डियन के मुताबिक इसराइली हमले में गाज़ा की वाहिद कैथोलिक चर्च को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद मारे गए और कई ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें चर्च का पादरी भी शामिल है। इस चर्च में जंग से मुतासरा ईसाई और मुसलमान शहरी बशमूल माजूर बच्चे भी पनाह लिए हुए थे। यरूशलेम के लातीनी पेट्रियार्केट ने इस हवाले से एक बयान में कहा है कि आज सुबह इसराइली फ़ौज के एक हमले के नतीजे में होली फैमिली कंपाउंड को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 अफराद मारे गए और चर्च के अर्जेंटाइनी नजाद पादरी गैब्रियल रोमानेली मामूली ज़ख्मी हुए हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि साबिक़ पोप फ्रांसिस जंग के दौरान पादरी रोमानेली को रोज़ाना फ़ोन करते थे और ये सिलसिला 9 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चर्च को मुमकिना तौर पर इसराइली टैंक शेलिंग का निशाना बनाते रहे, जबकि ईसाइयों की सबसे बड़ी शख्सियत पोप लियो की तरफ से भी जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इस फौजी हमले के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान और ज़ख्मियों की इतला पर वो गहरे दुख में मुब्तला हैं और वो गाज़ा में फौरी जंगबंदी की अपील को दोहराते हैं। जबकि इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने भी इस हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि इसराइल के गाज़ा पर हमलों से होली फैमिली चर्च भी मुतासिर हुआ
और इसराइल की जानिब से महीनों से जारी ये हमले नाकाबिल कबूल हैं। कोई भी अस्करी कार्रवाई इस तरह के रवैये का जवाज़ नहीं बन सकती। गजा के अल अहली हस्पताल के कायम मकाम डायरेक्टर डॉक्टर फाजिल नईम के मुताबिक ज़ख्मियों में एक मासूर बच्चा, 2 ख़वातीन और एक बुजुर्ग शामिल हैं, जबकि कम से कम 2 अफराद तशवीशनाक हालत में हैं। जबकि इसराइल ने भी इस हमले की तस्दीक की है और इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने एक गैर मामूली पेशरफ्त में इस हमले पर माफ़ी मांगी है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने गजा में चर्च पर हमले के हवाले से एक गैर मामूली इक़दाम के तहत माज़रत की है और अफसोस का इजहार किया है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि इसराइल गजा शहर में होली फैमिली चर्च को पहुँचने वाले नुकसान और किसी भी शहरी की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार करता है। बयान में यह भी कहा गया कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली बयान में दावा किया गया कि इसराइल कभी भी चर्चों या मजहबी मकामात को निशाना नहीं बनाता। हालांकि जंग के आगाज़ से अब तक इसराइल दर्जनों मसाजिद और चर्चेस पर हमले कर चुका है। इस सारी सूरत हाल में जहाँ गजा में इसराइली जारियत बिला रोक टोक जारी है, वहीं कतर, अमरीका और मिस्र की सालिसी में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। और कल रात को वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से अहम मुलाकात भी हुई। जबकि इस मुलाकात से ट्रंप ने वाइट हाउस में एक तकरीब के दौरान गजा से मुताल्लिक़ कहा था कि हमारे पास गजा के हवाले से अच्छी खबरें हैं, ताहम उन्होंने कोई तफसील नहीं बताई। जबकि इसी तकरीब में मौजूद मशरिक़ वस्ता के लिए उनके खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने सहाफ़ियों को बताया कि दोहा में होने वाले मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ये बयानात ऐसे वक्त में आए जब गजा में जंगबंदी और इसराइली यरगमालियों के तबादले के हवाले से बातचीत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है और फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदा तय पाने की उम्मीद बढ़ रही है। इस हवाले से टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक एक सीनियर इसराइली ओहदेदार ने बताया कि इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा होने का इम्कान अब काफ़ी ज़्यादा है। जबकि सालिसी की कोशिशों में शामिल 2 ज़राए ने बताया कि एक नया मौका सामने आया है, क्योंकि इसराइल ने ज़ेर बहस 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान गजा में अपनी फ़ौजी मौजूदगी को नुमाया तौर पर कम करने पर आमादगी ज़ाहिर की है। इसराइली ओहदेदार ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि उन्हें यकीन है मुआहदा मुमकिन है। यह आसान नहीं, क्योंकि हमास के साथ मुज़ाकरात ना मुख्तसर होते हैं ना ही आसान, और कोई हतमी वक्त नहीं बता सकता, लेकिन यह मुआहदा मुमकिन है। जबकि एक अरब सिफारतकार और सालिसी कोशिशों में शामिल एक दूसरे ज़रिए के मुताबिक इसराइल ने गजा से जुज़वी इनखला के हवाले से अपनी सख्त शराइत में नरमी कर ली है और ये तब्दीली ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के शदीद दबाव के बाद मुमकिन हुई है। वाज़ेह रहे कि इस मुआहदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल की जानिब से फ़ौजी इनखला के हवाले से सख्त मौक़िफ़ था, लेकिन अब उसमें नरमी के बाद जंग बंदी मुआहदे के इम्कानात मज़ीद रोशन हो गए हैं। अरब सिफारतकार और दूसरे ज़रिए के मुताबिक स्टीव विटकॉफ के दबाव की वजह से इसराइल की जानिब से पेश किए गए नए नक्शों में अब इसराइली फ़ौज की मौजूदगी को गजा के जनूबी शहरों रफ़ा और खान यूनिस को तकसीम करने वाले नाम नहाद मोराक कॉरिडोर में बरकरार रखने का कोई मनसूबा शामिल नहीं है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइल ने रफ़ा में अपनी फ़ौजी मौजूदगी के दायराकार को कम करने पर भी आमादगी ज़ाहिर की है, जहाँ वो एक मुतनाज़ ह्यूमैनिटेरियन सिटी कायम करना चाहता था। इस मंसूबे के तहत गजा की आबादी को इस मखसूस इलाके में मुंतकिल किया जाना था, जहाँ दाखिले के वक्त उनकी जाँच पड़ताल की जाती और फिर उन्हें वहाँ से बाहर जाने की इजाज़त ना होती, ताकि इसराइल गजा से लोगों की हिजरत की हौसला अफजाई कर सके। अरब सिफारतकार का कहना था कि गजा से इनखला के लिए इसराइल की ताज़ा तजवीज़ मुमकिन तौर पर इस मंसूबे पर अमल दरामद की सलाहियत को महदूद कर देगी। तमाम अरब सिफारतकार का यह कहना है कि फ़रीक़ैन को अब भी 2 अहम नकात पर इत्तेफ़ाक़ राय हासिल करना बाकी है, जिनमें गजा में इंसानी इमदाद की तकसीम का तरीका और जंग बंदी के दौरान रिहा किए जाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की तादाद और शनाख्त के मामलात शामिल हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी TRT के डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट हसन अब्दुल्ला से। हसन अब्दुल्ला, गैर मुतवक्की थी ये बहुत सूरत हाल कि इसराइल की जानिब से इतनी शदीद बमबारी शुरू हो गई शाम में, जबकि ख़बरें इससे बिल्कुल मुख्तलिफ आ रही थी कि हालात यहाँ पर बेहतर हो सकते हैं, अमेरिका की मदद भी हासिल है शाम को। अब इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं इस बमबारी के बाद और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के बयान के सामने आने के बाद? देखिए जुनैद साहब, पहली बात तो ये कि अगर आप इजराइल की तरफ से जो कुछ अरसे से बयानात आ रहे हैं उनको देखें, और दूसरी बात ये कि दिसंबर गुज़िश्ता बरस से जो इजराइल के शाम में एक्शंस रहे हैं उससे काफ़ी वाज़ेह रहा है कि इजराइल वहाँ पर अदम इस्तेहकाम चाहता था। इजराइल ने कोई 1000 से ज़ायद मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और दीगर इंस्टॉलेशंस पर गुज़िश्ता चंद माह पे हमला किया था। उसके अलावा जो बाज़ बयानात आए बशमूल उन लोगों के जो नेतन्याहू की काबीना में शामिल थे, तो उन्होंने बहुत ही वाज़ेह तौर पर तौसी पसंदाना बयानात दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि सो कॉल्ड इजराइल प्रॉपर सिर्फ नेगेव और गाजा और वेस्ट बैंक तक महदूद नहीं होगा, बल्कि उन्होंने शाम की भी बात की, इराक के कुछ हिस्से की बात की, शिमाली सऊदी अरब की बात की, तुर्की के बाद हिस्से की बात की, उर्दून की बात की। उन्होंने कहा कि तमाम जो है वो इजराइल के उस नक्शे में शामिल है जिसका उनसे वादा किया गया था। ये बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। एक्शंस भी बिल्कुल वाज़ेह हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि
जो शामी फौज है सुवैदा से तो उसने विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि बाज दुरूज ग्रुप्स हैं जो मुआहदे के कायल हैं, वो चाहते हैं कि लड़ाई ना हो हुकूमत और जो दीगर दुरूज मिलिशिया उनके दरमियान। लेकिन दुरूज कम्युनिटी में बाज ऐसे ग्रुप्स शामिल हैं जो खुलकर इसराइल की हिमायत में बयानात दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इसराइल यहाँ पर आए, मदाखलत करे, ज़मीनी अफवाज भी भेजे, और वो ये कि जो शामी हुकूमत है उसकी लेजिटिमेसी को तस्लीम नहीं करते। तो फिलहाल इस वक्त एक रिलेटिव काम है, लेकिन तवक्को यही की जा रही है कि मजीद एस्केलेशन होगी। असदुल्ला साहब, जब हम शाम की इस वक्त मौजूदा हैसियत को देखते हैं तो सऊदी अरब और तुर्की की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अहमद शरा को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिल चुके हैं, उनके बारे में इज़हार ख्याल भी कर चुके हैं। तारीखी इक़दामात में शाम पर से पाबंदियाँ हटाई, अहमद शरा पर से पाबंदियाँ हटाई, उनकी तंजीम पर से पाबंदियाँ उठा दी। ऐसी शख्सियत और ऐसे मुल्क की सूरत हाल जिसको बैनुल-अक़वामी सतह पर इतनी हिमायत हासिल है, उसके साथ भी इसराइल की जानिब से ऐसा रवैया जारी है, तो ये फिर खदशा इस वक्त वहाँ पर मौजूद रहेगा। आप और आपके बेशतर साथी वहाँ पर ग्राउंड पर हैं कि ये कशीदगी बरकरार रह सकती है वहाँ पर, या फिर ये सिर्फ चंद वाक़यात की हद तक ही थी? देखें, शामी हुक्काम से मेरी बात हुई है इस मामले पर, तुर्की के हुक्काम से बात हुई है, और तवक्कुआत उनकी यही है कि ये एस्केलेशन होगी इसराइल की तरफ से। वो कहते हैं इसराइल को वो उस स्पॉइल्ड चाइल्ड की निगाह से देखते हैं जो किसी की नहीं सुनता। मिसाल के तौर पर आप ईरान का मामला भी देख लें। जिस वक्त अमेरिका ने मुज़ाकरात की कोशिश की ओमान में, और अमेरिका की उस वक्त ये कोशिश थी कि डी एस्केलेशन हो, क्योंकि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मफाद में था, तो उस वक्त इसराइल ने मामले को एस्केलेट किया। इस वक्त शाम को लेकर भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इजराइल की स्ट्रैटेजी यही है कि एस्केलेट किया जाए, अमेरिका को मजबूर किया जाए कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका को जो है वो इजराइल खींच ले, चाहे अमेरिका इसका हामी ना हो, क्योंकि फिलहाल कम अज कम अमेरिका के ये मामला मफाद में नहीं जाता। लेकिन जब एक तरफ आप नेतन्याहू के जो डोमेस्टिक मामलात हैं, जो करप्शन के केसेस और दीगर मामलात हैं जिसमें वो फंसे हुए हैं, उनको देखें तो फिर समझ में आता है। अब आप इजरायली जो ऑपोजिशन है उसकी तरफ से ही बयान देख लें। उन्होंने कहा है कि ये जो हमला है दमास्कस पे किया गया, उसको उन्होंने रेकलेस कहा। उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं थी, इसमें स्ट्रेटेजिक सेंस नहीं बनता, और उन्होंने नेतन्याहू की तनकीद की कि नेतन्याहू जो है वो अपने जो डोमेस्टिक मामलात हैं उसकी वजह से इस मामले में कशीदगी बढ़ा रहे हैं। तो बज़ाहिर मेरे ख्याल से इस बात पर तकरीबन कंसेंसस ही है, बशमूल बाज इजराइल के एलाइज में भी, कि इजराइल के इस वक्त जो स्टेप्स हैं वो एस्केलेशन की तरफ लेकर जाएंगे, और बाज मगरबी एलाइज जो कि खुलकर बयान नहीं दे रहे, लेकिन कम से कम पस पर्दा जब आप उससे बात करें तो ये बात कहते हैं कि ये जो इक़दामात हैं ये नुकसानदेह होंगे। जैसे आपने कहा, ये बात हमने अपने प्रोग्राम में भी पेश की कि इस्राईली वज़ीर आज़म और उनकी टीम बहुत ज़्यादा जंगी जुनून में मुब्तला नज़र आती है, चूँकि जब भी जहाँ कुछ सूरत हाल बेहतर होने लगती है, जिससे आपने जिक्र किया ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी था, वहाँ बमबारी कर दी गई। अब शाम के साथ सूरत हाल बेहतर हो रही है, वहाँ बमबारी कर दी। ऐसे में गाज़ा के ऊपर जो शदीद हमले इसराइल की तरफ से जारी है, जो रुक नहीं रहे हैं, बमबारी हो रही है, उसमें भी सब मामला बिल्कुल लटका हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका की ये उम्मीद नज़र आती, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई दफ़ा कह चुके हैं कि गाज़ा से मुतालिक अच्छी खबर है, आने वाली है, अगले हफ्ते तक हालात बेहतर हो जाएंगे। कतर उसमें शामिल है, दीगर ममालिक अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बदल नहीं पा रहे। एक दिन के लिए भी जंगबंदी नहीं हो सकी है, और ये भी नहीं मालूम कि कब तक ये सीज़ फायर होगा, कब इसराइल के हमले रुक सकेंगे, अगर हमास उस पर इत्तफाक कर चुका है पहले। उससे मुतालिक क्या खबरें हैं इस खित्ते में? इतनी ज़्यादा कतर की जानिब से सालिसी करने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। देखिए, बात यह है कि अगर आप जो हालिया बयानात आए हैं अमेरिकी सदर ट्रंप के, उनको देखें तो उन्होंने एक ऑप्टिमिज्म का इजहार किया कि अब बढ़ने वाले हैं, सीज फायर हो ही जाएगा। लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नेतन्याहू पर एतबार नहीं करती, और यही वजह है कि हमने बास फेजेस में देखा कि उन्होंने बाईपास किया और डायरेक्टली हमास के साथ कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश किए, उनके साथ दोहा में बातचीत हुई, बाज़ जगह सालिसी के जरिए, बाज़ जगह डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स भी हुए। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, अमेरिका इस मामले पे बज़ाहिर एक ही पेज पर नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर वही इजराइल के स्पॉइलर वाले किरदार जो है वो दोबारा से सामने आ रहे हैं, जिसकी एक तवील तारीख है, ये पहली मर्तबा नहीं है। और जो आप मिसाल के तौर पे जॉन मेयरशाइमर को देखें, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत मारूफ स्कॉलर हैं, उनसे लेकर दीगर तक वो ये बात वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि इजराइल अमेरिका को एक
हॉट वॉर में खींचना चाहता है, वो चाहता है कि इसको बढ़ाए। उसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं। बात तो डोमेस्टिक फैक्टर्स हो गए और एक नजरियाती अंसर है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। काबीना के इजरायली काबीना के मेंबरान के ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिसमें वो उनकी जो एक बहुत आइडियोलॉजिकल पोजीशन है उसको वो पेश कर रहे हैं कि इजराइल जो प्रॉमिस्ड लैंड है वो सिर्फ मौजूदा इजराइल और उसकी सरहदें नहीं है 1967 के बाद से जितने भी एरियाज ऑक्यूपाइड हैं उनको मिला के, बल्कि वो पड़ोस के दीगर ममालिक को उस नक्शे में शामिल कर रहे हैं और ये ऑन रिकॉर्ड बयानात हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ आइडियोलॉजिकल, डोमेस्टिक और प्रैग्मेटिक फैक्टर्स इजराइल के नुक्ते नज़र से यहाँ पर शामिल होते हैं। एक और मामला जो इस वक्त आखिर का शिकार नज़र आ रहा है, अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के बयानात के बावजूद ये जो नज़र थी कि अब्बास इराक्ची और स्टीव विटकॉफ के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है वो नहीं हो पाई अब तक, और उसमें फिर शराइत सामने आ रही हैं। ईरान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि जब तक कुछ ख़ास ज़मानतें नहीं दी जाती वो मुज़ाकरात में नहीं जाना चाहते। उस मामले पर कोई पेशरफ्त नज़र आ रही है? जो रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, जो आपकी टीम देख रही है, वहाँ पर कोई पेशरफ्त की तवक्को है कि वो बैठक हो सकेगी ईरान और अमेरिका के दरमियान? बाज़ इरानियन ऑफिशियल्स और बाज़ एकेडमिक्स से इस मामले पर सवालात मैंने उठाए हैं, तो उनका ये कहना है कि इस वक्त तेहरान में जो है वो एक बहुत शदीद किस्म का ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है। तेहरान की असेसमेंट ये है कि अगर अमेरिका बिलफर्ज गुडविल के तहत चाहे भी कि मुज़ाकरात किसी मज़बूत सिमत में बढ़ें, लेकिन इजराइल जो है उसमें एक बहुत ही मनफी किरदार लेकर सामने आ जाएगा। तो जो ईरानी हुकूमत की उसकी एक कैलकुलेशन यहाँ पर यह है कि अगर इस वक्त मुज़ाकरात की तरफ बढ़ता है तो फिर इजराइल गालिब इम्कान है कि किसी किस्म की मिलिट्री एक्टिविटी दोबारा करेगा या असैसिनेशन या इस किस्म का कोई मामला। तो ईरान के लिए यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है कि किस तरफ बढ़ा जाए, मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए। ईरान में बहुत से लोगों का ये मानना है कि अमेरिका, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जानते हुए कि ईरान नेक नियति के साथ उस मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहा था, उसने अमेरिका इजरायली एक्टिविटीज को नहीं रोक पाया। और इसमें फिर वो बात करते हैं कि जो एपैक जैसी लॉबीज का अमेरिका में जिस नौयत की उसकी मदाखलत है और जिस हद तक कंट्रोल है अमेरिकी सियासत पर, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो ईरान के लिए भी एक डिफिकल्ट स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है और मेरे ख्याल से इस वक्त ईरान जो है वो ये कोशिश करेगा कि ये देखे कि ऑप्शंस को अपने किस तरह से मैक्सिमाइज किया जा सकता है। जाहिर है अगर रीजनल एस्केलेशन होती है तो गालिब इम्कान है कि ईरान भी उसमें खिंच जाएगा। ये इम्कान मौजूद है। बहुत शुक्रिया हसन अब्दुल्ला बात करने के लिए। TRT के नुमाइंदे ज़मीनी सूरत हाल भी बता रहे थे और सिफारती सतह पर जो पेशरफ्त की तवक्को की जा रही है उससे मुतालिक भी उन्होंने अपडेट्स आपके सामने रखी। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान तो कर दिया, मगर अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि एहतजाजी तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ होने के बाद ये तहरीक कब चलेगी, कहाँ से चलेगी और कौन इसकी क़यादत करेगा। अभी तक इन सवालात के जवाब सामने नहीं आए, मगर तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात में शिद्दत ज़रूर आ गई है, जिस पर इमरान खान को जेल से सख्त पैगाम भिजवाना पड़ा। तहरीक इंसाफ के लाहौर में होने वाले इजलास पर पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिस पर पार्टी रहनुमाओं ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। और उसके बाद इमरान खान ने अपनी बहन अलीमा खान के ज़रिए जेल से पैगाम भिजवाया था कि आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करके सारा फोकस तहरीक पर रखें, जो पार्टी में इख्तलाफात पैदा करे उसको वो खुद देख लेंगे। इमरान खान के इस पैगाम के बाद अब सलमान अकरम राजा ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि उनका लबो लहजा ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि उसूली तौर पे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए ऐसा लबो लहजा। अगर कोई एक झूठा बयानिया कायम करे और कहे कि तुम गद्दार हो, तो एक आपको वहाँ पे किसी ने गद्दार कहा? कुछ लोगों ने कोशिश की, और ये सहाफ़ियों का तो काम नहीं है ऐसे बात करना ना, तो ये भी एक इस वक्त हमारा एक अलमिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से सलमान अकरम राजा के मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करते। पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी से दरख्वास्त की है कि अंदरूनी लड़ाई पार्टी में ना हो। इजाज़ से पहले ही आपके सेक्रेटरी जनरल तो अल्फाज की आग बरसा रहे हैं। देखो, ये कोई इंटरनल मामलात पे बात नहीं करते, लेकिन आज भी खान साहब की जो हिदायत आई है पार्लियामेंट्री पार्टी ने उसको डिस्कस किया और पार्लियामेंट्री पार्टी ने उसको बड़ा सराहा है। और पार्लियामेंट्री पार्टी ने पॉलिटिकल कमेटी और पॉलिटिकल पार्टी से भी ये रिक्वेस्ट की है कि इन फाइटिंग पार्टी में ना हो और डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए और सारी तवज्जो खान साहब की हिदायत और तहरीक पे मरकूज किया जाए। अच्छा, ये नाराजगी पर भी खान साहब काफी गुस्से में हैं कि आपस के जो इख्तलाफ आए थे वो
वही जिक्र हुआ है कि आपस के इख्तिलाफात खत्म करो और खान साहब की हिदायत की रोशनी में इंशाल्लाह। और आप लोग शेख वकास अकरम ने बताया कि एहतजाजी तहरीक के हवाले से पहला इवेंट लाहौर में हो चुका है, अगला इवेंट सिंध और फिर बलूचिस्तान में होगा। आलिया हमजा से इख्तिलाफात के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सब बहन भाई हैं। तहरीक का नुक्ता उरूज जो है वो 5 तारीख को होगा और तमाम MNAs MPs अपने अपने इलाकों में लाएअमल जो PC और इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत आई है उसकी रोशनी में फ्रंट फुट शरीक करें। मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे हर सूबे में, हर सूबे का सदूर अपने अपने जो प्रोग्राम्स हैं अपने सूबे के माहौल के मुताबिक मोमेंटम बिल्ड करने के हवाले से वो सेक्रेटरी जनरल ऑफिस में जमा कराएगा और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन और मीटिंग शुरू हो चुकी हैं। पहला इवेंट लाहौर हो चुका, उसके बाद सिंध में इवेंट होगा, बलूचिस्तान में होगा और हर सूबे का सदर जो है वो अपने अपने इवेंट अपने हिसाब से करने का पाबंद और आजाद है। क्या चीज फाइल हो गया सर? आलिया हमजा और शेख वकास साहब इंशाल्लाह सारे होंगे। तो हम बहन भाई हैं सारे, सारी पार्टी एक है। आलिया हमजा, वकास अकरम, राजा साहब सब एक है। इसके अलावा अपोजिशन की 6 जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने भी हुकूमत के खिलाफ हर एहतजाज को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ओहदेदारों के नामों का ऐलान किया गया। महमूद खान अचकज़ई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के चेयरमैन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और अख्तर मेंगल वाइस चेयरमैन, नासुद कैसर सेक्रेटरी जनरल, साहिबजादा हामिद रज़ा सेक्रेटरी इत्तलात और अखुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई तर्जुमान होंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने 21 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशस्तों पर इंतखाबात का ऐलान कर रखा है। PTI और अपोजिशन के दरमियान इस हवाले से डेडलॉक था, मगर अब ये खबर मंजर आम पर आ चुकी है कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से PTI और अपोजिशन के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावत के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान सेनेट इंतखाबात पर मुलाकात हुई और दोनों ने बेला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इत्तेफाक कर लिया। PTI को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें देने पर इत्तेफाक हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के हवाले से PTI के अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए हैं। रोज़नामा जंग पेशावर के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज़ मलिक की खबर के मुताबिक PTI ने सेनेट इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी है। पार्टी के देरीना और वफादार कारकुनों को नज़रअंदाज करते हुए बाअसर और अमीर शख्सियात को टिकट दिए गए। जनरल नशिस्तों के लिए पार्टी ने मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा खान अफरीदी और मौलाना नूरुल हक कादरी को नामजद किया। टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए साबिक वफाकी वज़ीर आज़म खान स्वाति दोबारा मैदान में होंगे, जबकि ख़वातीन की नशिस्त के लिए रुबीना नास को टिकट दिया गया है। खबर के मुताबिक वफादार और देरियाना कारकुनों में से कई अफराद को ड्रॉप कर दिया गया, जिनमें इरफान सलीम, आयशा बानो और खुर्रम ज़ीशान शामिल हैं। इस फैसले के खिलाफ पार्टी में शदीद एहतजाज शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों ने पेशावर प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया और मरकजी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि सरमायादारों को तरजीह देने और हकीकी कारकुन को नज़रअंदाज करने का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं और अब तहरीक इंसाफ का जो ऐलान है तहरीक से मुताल्लिक उसका हतमी लाहेअमल सामने नहीं आया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बानी PTI के तर्जुमान, तहरीक इंसाफ के रहनुमा न्याजुल्ला न्याजी। न्याजुल्ला साहब, सबसे ज़्यादा जो ज़ेर बहस है तहरीक इंसाफ की तहरीक के अलावा वो ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात कितने शदीद हैं। इतनी शिद्दत से वो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ शदीद बयानात अवामी सतह पर दिए गए, उनके जवाबात दिए गए, फिर उसकी वजाहतें भी सामने आई, हत्ता कि बानी PTI को भी उस पर एक बयान जारी करना पड़ा। इतने शदीद इख्तलाफात के साथ ये तहरीक शुरू हो सकेगी तहरीक इंसाफ की इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि 8 फरवरी को जो तहरीक पाकिस्तान ने रिजल्ट लिया है, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान से वोट लिया है, उस वजह से भी हमारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें हो रही हैं। अगर छोटा सा पार्टी के अंदर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों तो उसको पूरी मीडिया पे हाइप दी जाती है और पूरा उसके ऊपर सोशल मीडिया पे एक तूफान होता है। देखें, पार्टी के अंदर आपस में डिफरेंसेस होते हैं, शायद हम मीडिया पे भी आ गए हैं। खान साहब ने परसों की मुलाकात में ये कहा कि अगर कोई भी आपस में डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करके सारे लोग एक पेज पे खड़े हो, और अगर किसी ने इत्तेफाक ना किया तो उसको मैं पार्टी से फारिग कर दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, 5 अगस्त का जो खान साहब ने प्रोटेस्ट का कहा उस पर हम सारे मुत्तफिक हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो हम 8 फरवरी के बाद से कोशिशें करते आ रहे हैं और हम करते रहेंगे, जो भी है हालात जो भी सामने हों, उस मुश्किलात से गुजरते हुए लोगों के खिलाफ पर्चे, जबर, जुल्म, तशद्दुद, वो सारी चीजें बर्दाश्त करते हुए 5 जो अगस्त की डेट है वो खान साहब ने दी है और उस पर सारी पार्टी मुतफिक है। जहां तक आपने कहा कि किसी का बयान आ जाना, राजा सुलेमान अकरम साहब और जनरल सेक्रेटरी हैं,
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें लोगों ने बयान दिया कि 90 दिन का अली अमीन कटकू साहब ने कहा, लेकिन इस बात पे सबका इत्तेफाक है कि 5 अगस्त जो है वो हमारे प्रोटेस्ट की पीक होगी। और जो पार्टी के टिकट्स के बारे में अल्टीमेटली फैसला करते हैं खान साहब, तो क्योंकि खान साहब को 2 साल से वो तो अंदर बैठे हैं, और जिस तरीके से आपने देखा है कि मुलाकात तक, अब हम आपके साथ असल बात खान साहब से जाएं तो और बातें शेयर करें ना, क्योंकि स्पोक्स पर्सन मैं हूं उनका, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा हैं, उनके खानदान उनके फैमिली के लोगों से मुलाकात ही नहीं हो रही। अब परसों जो लिस्ट थी उससे किसी आदमी की मुलाकात हुई। लिहाजा एक चीज क्लियर है कि चारों सूबों की जमात है, हर जगह पे खान साहब के साथ लोग खड़े हैं, और अवाम ने मैंडेट दिया है 8 फरवरी को, तहरीक इंशाल्लाह चलेगी और होगी पुरअमन इंशाल्लाह। जब आपकी पार्टी में एक इख्तलाफ मौजूद है जो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, फिर आपके जमात के रहनुमा उससे मुतालिक बात कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आप मीडिया पर कैसे डाल सकते हैं? आलिया हमजा साहिबा का जो बयान है वो मीडिया ने तो नहीं दिलवाया, सलमान अकरम राजा साहब ने जो जवाब दिया वो मीडिया ने तो नहीं दिया, बैरिस्टर गौहर ने जो उस पर बात की है वो मीडिया का किरदार तो नहीं, मीडिया उससे मुतालिक रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है। आपकी पार्टी के रहनुमा खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। ये बात सिर्फ आलिया हमजा साहिबा तक नहीं है, सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी कहा कि जिस रिहाइशगाह पर बैठक हुई लाहौर में ना होती तो बेहतर था। ये भी कहा कि यह फैसला वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ में किसी को सरमाया की बुनियाद पर टिकट नहीं दिया जाएगा। दिया गया है टिकट, तो ये हमने पैदा किया इख्तिलाफ या खुद पार्टी के अंदर मौजूद है? अच्छा मैं बताता हूँ इसका। मैंने अल्फाज ये कहे थे, देखे ना, चंद अल्फाज बोले ना तो उसको फिर उसकी रद्द बदल हो जाता है। मैंने कहा मीडिया पे हाइप क्रिएट हो रही है, बयानात को मैंने डिनाई नहीं किया। हर पॉलिटिकल लीडर अपने बयानात देता है और मीडिया उधर सामने खड़ा होता है। आपका तमाम मीडिया वहां जेल के सामने होता है, हर आदमी के सामने मीडिया लगता है, लीडर जो भी है, तो अल्फाज के चुनाव में फर्क हो जाता है। लेकिन ये बात क्लियर की गई बाद में, आलिया हमजा को इमरान खान ने एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब बनाया है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो बहुत मेहनत कर रही है और उसने लोगों को यूनाइट किया है। इसी तरह मुझे खान साहब ने तर्जमान बनाया है। अब जो स्टेटमेंट थी उस स्टेटमेंट के अंदर इतना फर्क था कि 5 अगस्त की डेट के बाद जी 90 दिन का उन्होंने कह दिया और आलिया हमजा का कह दिया कि जी आलिया हमजा ने वहां जाके उसको बुलाया नहीं गया। इसमें सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट ये आ गई कि आलिया हमजा साहिबा को शायद हमने उसमें इस वजह से नहीं बुलाया कि वो 300-400 पार्लियामेंटेरियन जो थे वो उनका था वहां पे इकट्ठा होना, और जो पंजाब के अंदर खौफ और डर की फिजा थी उसको खत्म करना। हाँ, जहां तक आपका ताल्लुक है कि पार्टी के अंदर मैं तो कोई सेनेटर या MNA नहीं, इस बात पे मेरा इत्तेफाक है आपसे भी कि हमें वर्कर को तरजीह देनी चाहिए और किसी भी करप्ट आदमी को, ये हमारे दोस्त लोगों ने, एक पार्टी के अंदर करप्शन नहीं होनी चाहिए और हमने रूल ऑफ लॉ की बात करनी, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, तो पार्टी के अंदर भी रूल ऑफ लॉ हमें मेंटेन करना है। तो ऐसी बात है, तो वर्कर ने अगर किसी को एलर्ज किया तो खान साहब सुनते भी हैं, तो सारी चीजें हम सुनते हैं। पार्टी के अंदर जितनी चीजें होती हैं वो अल्टीमेटली फैसला खान साहब ने करना होता है। तो वर्कर के देखिए, परवेज खट्टक के खिलाफ वर्कर को टिकट दिया है। तो अब देखिए, अगला मरहला आपकी तहरीक के अरूज पर जाने से पहले है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो नशिस्तें हैं सेनेट की, उन पर इलेक्शन होना। अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बदसूर ये रहता है कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते चूँकि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है या असल मैंडेट हासिल नहीं है। ये सिर्फ विफाक तक नहीं है, ये तनकीद खैबर पख्तूनख्वा में जो दीगर जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं या असम्बली में मौजूद है उन पर भी तहरीक इंसाफ यही तनकीद करती है। तो जब मुज़ाकरात नहीं कर सकते, मैंडेट तस्लीम नहीं कर सकते, किसी की हैसियत को नहीं मानते, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तों पर समझौता कैसे हो गया अपोजिशन जमातों और तहरीक इंसाफ के दरमियान? मैं आपको बताऊं, अभी मुझे पहले भी मीडिया पे जब क्वेश्चन हुआ, अल्टीमेटली फैसला करते हैं पैटर्न चीफ इमरान खान, लेकिन मुझे बतौर तर्जमान जब मेरी मुलाकात नहीं हो रही तो लीडर खान साहब ने ये जो 5 अगस्त का फैसला है और जो दूसरे फैसले हैं लीडरशिप पे छोड़े हैं। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपसे सही जवाब नहीं दे सकता इस बात का कि आया ये बात खान साहब से ये फार्मूला जो है ये एक्सेप्ट करवाया है या लीडरशिप ने नहीं करवाया, क्योंकि अब उस खान साहब के अप्रूवल के बगैर तो होगा नहीं।
अब मिलने कौन गया है? ना मैं गया हूँ ना सेक्रेटरी जनरल गया, हम तो दोनों की मुलाकात नहीं हुई। ये मुलाकात सिर्फ एक आदमी की हुई है, वो बैरिस्टर सैफ की हुई है। तो अब ये फार्मूला अगर एक्सेप्ट कराया तो लीडरशिप ने इमरान खान से कराया होगा और वही जवाब दे सकते हैं आपको। तो पूछा नहीं आपने अभी तक किसी से कि ये समझौता हो गया है? नहीं, चूंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने चंद ही दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुखातिब करके इल्ज़ाम लगाया कि उनका भी मैंडेट जाली ही है, तो उनकी जमात भी है केपीके में असेंबली में। ये बात देखें, उन्होंने क्या लगाया। एक बात आप ये बात याद रखें कि मौलाना साहब ने हमेशा अपनी पार्टी का मफाद, अपना मफाद देखना होता है। मौलाना साहब ने कभी भी नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर नहीं रखा। जब भी कोई वक्त मुश्किल आता है, मौलाना साहब जिस तरीके से करके अपना वो झुकाव करके उसके बाद उन्होंने देखना चाहिए था कि मेरा मफाद कहाँ खड़ा है। मुज़ाकरात तो 26वीं तरमीम पे भी होते रहे और इसके बाद उस टाइम भी यही मुज़ाकरात चलते चलते थे। हमें पता था कि जितना हमारी तरफ झुकाव करेंगे मौलाना साहब को उतना फायदा होना है, तो उन्होंने अपना फायदा उठाते हैं। अभी भी यही हुआ है। और अब ये जो मेन चीज है जो आपने भी कहा है, देखिए हमने ये चीज भी देखनी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारा भारी मैंडेट से एक हुकूमत बनी है और कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि उस सूबे में भी ऐसे हालात पैदा हो जाएं जहां आप अवाम ने, वर्कर ने आपके ऊपर एतमाद किया हो। लिहाजा हमने जो हमारा मैंडेट है, जिस तरीके से जुल्म जबर हो रहा है, आपने रिजर्व सीट का फैसला देख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में कभी 13 जजेस के फैसले को 10 जजेस ने रिव्यू कर दिया। तो भाई हमने भी किसी तरीके इस हालात से देखिए, अब तो मुल्क में कोई आईन नहीं है, कोई कानून नहीं है। उस जो बल्ले वाला केस है उसमें मैं मौजूद था। हमारे उस बल्ले वाले कोई बाहर से नहीं कह रहा कि आप केपीके में ऑपोजिशन जमातों से मुआहदा ना करें या सीट एडजस्टमेंट ना करें, ना कोई ये कह रहा है कि मत करें, ना कोई कह रहा है करें। आपकी जमात कर रही है, उस पर आपसे सवाल कर रहे हैं। जी जी हाँ, तो इसका तो मैंने तो आपको बता दिया कि मैं देखे ना, मैंने तो आपको बता दिया कि मैं खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। अगर खान साहब से अप्रूवल हुई है तो आप पार्टी लीडरशिप बैठिए, आप डायरेक्टली सुलेमान अकरम राजा साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, ये द बेस्ट पर्सन वो आपको जवाब दे सकते हैं। अच्छा, अभी आपके इल्म में है कि अब तहरीक अगर शुरू कर रही है, तहरीक इंसाफ या कहती है कि शुरू कर चुकी है, तो अगला मरहला क्या होगा? क्या जलसे करेंगे मुख्तलिफ सूबों में, शहरों में? क्या हिकमत अमली है? कोई अगला ऐसा फैसला है जिसके बारे में आपको इल्म है इस वक्त? आपने अभी अपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले दिखाया है जो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शेख वकास अकरम, मेरा ख्याल है उन्होंने पूरा लहे अमल दे दिया पार्टी को कि किस तरीके से तहसील लेवल, किस तरीके से आपने नीचे यूनियन काउंसिल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को किस तरीके से वेट करना है और लोगों को ये स्लोगन देना है इमरान खान की रिहाई और अपना चोरी शुदा मैंडेट और खासकर 26 अमेंडमेंट के खिलाफ। तो लोग तो मोटिवेट होंगे, लेकिन आपको पता है इस्लामाबाद में भी क्या हुआ। 2 दिन पहले वो लोग जिनको 26 नवंबर के केसों में इन्वॉल्व किया हुआ था और मुख्तलिफ केसेस में, वो गरीब आए, उनको बैठ से उठा लिया गया है और लोगों में घरों में अभी रेड शुरू कर दी। भाई ये पाकिस्तान की पार्टी है, 4 सूबों की पार्टी है, लोगों से वोट लिया, अवाम उनके साथ खड़ी है। आप तो अवाम के नुमाइंदे ही नहीं। आप जिस तरीके से मुल्क को चला रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, किसान मर रहा है, शुगर माफिया आ गया है, हर चीज आपने सामने कर दी है। आप लोगों को अवामी नुमाइंदे तो वो आप उनको निकलने नहीं दे रहे। तो लिहाजा हमारी तो पूरी कोशिश है, हमने अदलिया की तहरीक भी चलाई 2 साल सड़कों पे, तो इसी तरह मुश्किलात देखी। तो मुश्किलात तो हर तहरीक में होती हैं क्योंकि वो नहीं चाहेंगे फार्म 47 की गवर्नमेंट के किसी तरीके से अवामी नुमाइंदे आगे आए। ठीक, नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। 12 जून को भारत में तैयारा गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद में टेक ऑफ करने के तकरीबन 40 सेकंड्स बाद ही गिरकर तबाह हो गया था और तैयारे में सवार 242 अफराद में से 241 अफराद और ज़मीन पर मौजूद 19 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि तैयारे में सवार एक शख्स बच गया था। इस वाक़े को 1 माह से ज़्यादा हो गया है और इस हादसे की जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है उसने मज़ीद सवालात उठा दिए हैं, क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया था कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के टेक ऑफ करने के फ़ौरन बाद ही तैयारे के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस कट ऑफ की पोजीशन पर चले गए थे, यानी बंद हो गए थे। अब यहाँ सवाल पैदा हुआ कि टेक ऑफ के फ़ौरन बाद ही किसने स्विच कट ऑफ कर दिया था। रिपोर्ट में इस हवाले से तफसीलात नहीं बताई गई, मगर ये
कि जब कॉकपिट में होने वाली पायलट की गुफ्तगू और रिकॉर्डिंग का जायज़ा लिया गया तो ये पता चला कि हादसे से पहले एक पायलट दूसरे से ये पूछता है कि तुमने स्विच कट ऑफ क्यों किया। उस पर जवाब मिलता है कि मैंने नहीं किया। अब सवाल उठ रहा है कि दोनों पायलट्स में से किसने सवाल पूछा और किसने जवाब दिया। इस हवाले से अब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एयर इंडिया की परवाज़ के 2 पायलट्स के दरमियान बातचीत की रिकॉर्डिंग से मालूम होता है कि कप्तान ने जहाज़ के इंजनों के लिए फ्यूल की फराहमी बंद कर दी थी। अखबार ने यह बात उन अफराद के हवाले से बताई जो हादसे की तहकीकात से वाकिफ़ हैं। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तदाई रिपोर्ट हफ्ते को जारी हुई, जिसमें बताया गया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को दूसरे से ये पूछते हुए सुना गया कि उसने फ्यूल की फराहमी क्यों बंद की, जिस पर दूसरे पायलट ने कहा उसने ऐसा नहीं किया। तहकीकात में यह वाज़ेह नहीं किया गया कि ये जुमले कैप्टन सभरवाल ने कहे या फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कंडर ने। कैप्टन समीत के पास 15,638 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कंडर के पास 3,403 घंटे का तजर्बा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक क्लाइव कंडर जहाज़ उड़ा रहे थे। उन्होंने तैयारे की उड़ान भरते ही कैप्टन समीत सभरवाल से पूछा कि उन्होंने फ्यूल के स्विचेस कट ऑफ पोजीशन पर क्यों मुंतकिल किए। इस बात के अलावा अखबार ने कोई वजाहत नहीं की कि सभरवाल ने वाकई स्विचेस को हरकत दी या नहीं, लेकिन अमरीकी पायलट्स जिन्होंने भारतीय हुकाम की रिपोर्ट पढ़ी है उनका कहना है कि क्लाइव कंडर उस वक्त जहाज़ का कंट्रोल संभालने में मसरूफ थे और उनके लिए फ्यूल के स्विचेस को छूना मुश्किल था। भारतीय हुकाम, एयर इंडिया और पायलट्स के यूनियंस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर तबसरा करने से गुरेज किया, जबकि बोइंग ने भी कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्यूल के दोनों स्विचेस टेक ऑफ के फ़ौरन बाद 1 सेकंड के वक्फे से रन से कट ऑफ पर चले गए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उन्हें किसने या कैसे हरकत दी। जैसे ही तैयारा ज़मीन से ऊपर उठा, निगरानी के लिए नस्ब कैमरे की वीडियो में देखा गया कि तवानाई का एक मुतबादिल निज़ाम, जिसे रैम एयर टर्बाइन कहा जाता है, खुद ब खुद बाहर आ गया। इसका मतलब है कि इंजनों से ताकत का बहाव ख़त्म हो चुका था। लंदन जाने वाली ये परवाज़ थर्स्ट खोने लगी और जब तैयारा 650 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो दोबारा नीचे आना शुरू हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों इंजनों के फ्यूल स्विचेस दोबारा रन पर लाए गए और खुदकार निज़ाम ने इंजनों को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जहाज़ इतना नीचे और सुस्त हो चुका था कि संभल नहीं सका। एविएशन माहिर जॉन नेंस के मुताबिक जहाज़ कुछ दरख्तों और एक चिमनी से टकराया और फिर करीबी मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराकर आग का गोला बन गया, जिससे ज़मीन पर 19 और तैयारे में सवार 242 में से 241 अफराद मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन ने पीर को अंदरूनी मेमो में कहा था कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ में कोई तकनीकी या मेंटेनेंस खराबी नहीं थी और तमाम ज़रूरी मेंटेनेंस मुकम्मल की गई थी। भारतीय इदारे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट बोइंग या इंजन बनाने वाली कंपनी GE के लिए कोई हिफाजती हिदायत के बारे में नहीं बताती। रिपोर्ट आने के बाद अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बोइंग ने अंदरूनी तौर पर यह ऐलान किया कि बोइंग के तैयारों में फ्यूल स्विचेस महफूज हैं, जैसा कि खबर एजेंसी रॉयटर्स ने एक दस्तावेज़ और 4 मुतल्लिका ज़राए से इसकी तस्दीक की है। एविएशन माहिर जॉन नेंस ने कहा कि दस्तियाब मालूमात को देखते हुए अब तक सबसे माकूल अंदाज़ा यही बनता है कि अमले के किसी रुकन ने खुद फ्यूल के स्विचेस बंद किए, क्योंकि इसके अलावा और कोई वजाहत बचती नहीं। ताहम उनका कहना था कि तहकीककारों को तमाम मुमकिन असबाब की मुकम्मल छानबीन करना होगी, जिसमें वक्त लगेगा। अक्सर फ़ज़ाई हादसे में मुख्तलिफ अवामिल शामिल होते हैं और बैनुल-अक़वामी ज़वाबित के तहत हादसे के 1 साल के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट जारी करना ज़रूरी होता है। इस हादसे के बाद ये बहस भी दोबारा शुरू हो गई कि क्या तैयारों के कॉकपिट में वीडियो कैमरे नस्ब किए जाएँ ताकि तहकीकात में मदद मिल सके। एविएशन माहिर जॉन नेंस का कहना है कि अगर एयर इंडिया की इस परवाज़ में कॉकपिट के अंदर वीडियो रिकॉर्डर होता तो तहकीककारों के लिए हालात को समझना बहुत आसान होता। हादसे के बाद एयर इंडिया पर दीगर हवालों से भी दबाव बढ़ गया है। यूरोपीय यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने इस माह कहा है कि वो एयर इंडिया की बजट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस की तहकीकात करेगी, क्योंकि रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक उसने एयरबस A320 के इंजन के पुर्जे वक्त पर तब्दील नहीं किए और रिकॉर्ड्स में जालसाजी की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर भारतीय तहकीकाती ब्यूरो का रद्दअमल सामने आ गया है। भारतीय तहकीकाती ब्यूरो ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया के कुछ इदारे गैर मुसद्दक़ा और मुंतखब मालूमात से नताइज अख़ज़ कर रहे हैं, जबकि तैयारे हादसे की वजूहात के हतमी नताइज पर पहुँचना कबल अज़ वक्त है। तैयारा हादसे की तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई हैं। तहकीकात के हतमी नताइज बुनियादी वजूहात और सिफारिशात के साथ सामने आएंगे। इसके अलावा भारतीय मीडिया पर तो ये बहस हो रही है कि मगरबी ज़राए चाहते हैं कि भारतीय पायलट्स कसूरवार करार पाएँ।
अब ये क्लियर नहीं है कि किसने कहा कि डिड यू कट ऑफ और दूसरे ने कहा आई डिड नॉट कट ऑफ। तो यानी कि बहुत क्लियर है कि दोनों कंफ्यूज हैं कि कट ऑफ किसने किया है। देखो वेस्टर्न सोर्सेज हैं, वो चाहेंगे कि इंजन प्रॉब्लम की जगह प्रॉब्लम निकले पायलट्स के अंदर और उनको ब्लेम करके बोइंग जहाज जिसने 1189 जहाज अभी तक बेचे हैं और 2237 का ऑर्डर है, यानी कि नियरली 1000 और जहाज उनको बेचने हैं, वो कभी नहीं चाहेगी कि जहाज के अंदर कोई प्रॉब्लम निकले। तो वो लोग प्रमोट करना चाहते हैं कि पायलट्स की गलती है। ये एक्सीडेंट पायलट्स कर ही नहीं सकते थे क्योंकि दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को ऑफ करना 1 सेकंड के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनको उठा के नीचे लाया जाता है, फिर दूसरे को उठा के लाया जाता है, 1 सेकंड में दोनों इंजन। और वो बता तो रहे हैं कि जो भी दूसरा पायलट था उसने मना किया कि मैंने नहीं किया। बिल्कुल कंफ्यूजन है कि किसने किया, इसका मतलब टेक्निकल फॉल्ट है। अब ये प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, इजाजत दीजिए।